आज प्रस्तुत है देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता का आखिरी भाग। बाबा जी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह के पूछने पर सिद्धनाथ बाबा ने इस दिलचस्प पहाड़ी और कुमारी चंद्रकांता का हाल बताना शुरू किया। बाबा जी ने कहा, मुझे मालूम था कि इस पहाड़ी में एक छोटा सा तिलिस्म है और चुनारगढ़ के इलाके में भी कोई तिलिस्म है। जिसके हाथ से चुनारगढ़ वाला तिलिस्म टूटेगा, उसकी शादी जिसके साथ होगी, उसी के दहेज के सामान पर यह तिलिस्म बांधा गया था और शादी होने से पहले इस सामान की मालकिन उस लड़की को होना था। सुरेंद्र सिंह ने कहा, यह तिलिस्म क्या होता है और क्यों बनाया गया है? बाबा जी ने कहा, तिलिस्म वो शख्स तैयार करता है जिसके पास बहुत सा माल और खजाना हो पर वारिस ना हो। अच्छे ज्योतिषियों नजूमियों से दरियाफ्त की जाती है कि उसके भाइयों या खानदान में कभी कोई ऐसा प्रतापी पैदा होगा। आखिर ज्योतिष और नजूमी यदि इस बात का पता करके बताते हैं और उसकी एक जन्म पत्री लिखकर तैयार करते हैं तो उसी के नाम से खजाना और अच्छी कीमती चीजों को रखकर तिलिस्म बांध दिया जाता है। आजकल तो तिलिस्म बांधने का कायदा ये है कि थोड़ा सा खजाना रखकर उसकी हिफाजत के लिए बलि दे दी जाती है, परंतु पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। जब तिलिस्म को बांधने की जरूरत पड़ती थी तो बड़े बड़े ज्योतिषी, नजूमी, वैद्य, कारीगर और तांत्रिक इकट्ठा किए जाते थे। उन्हीं लोगों के कहे अनुसार तिलिस्म बांधने के लिए जमीन खोदी जाती थी और उसी जमीन के अंदर खजाना रखकर तिलिस्मी इमारत बनाई जाती थी। उसमें ज्योतिषी, नजूमी, वैद्य, कारीगर और तांत्रिक लोग अपनी ताकत के अनुसार उसे छिपाने की तरकीबें करते थे, मगर साथ ही उस आदमी के नक्षत्र और ग्रहों का ख्याल करते थे जिसके लिए वो खजाना रखा गया है। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने एक तिलिस्म तोड़ा। उनकी जबानी वहां का हाल आप सुन चुके होंगे। आपको मालूम हो गया होगा कि ज्योतिषी, नजूमी, कारीगर और दर्शन शास्त्र जानने वाले क्या काम कर सकते हैं। जयसिंह ने कहा, खैर उसका हाल तो हमें मालूम है, आप इस पहाड़ी का और चंद्रकांता का हाल कहिए। ये भी बताइए कि महाराज शिवदत्त इस खोह से बाहर कैसे निकले और फिर कैसे कैद हो गए। बाबा जी ने कहा, जब कुमारी चंद्रकांता चुनारगढ़ के तिलिस्म में फंसकर यहाँ पहुंची, 2 दिन उसने बहुत तकलीफ में गुजारे। तीसरे दिन खबर लगने पर मैं यहाँ पहुंचा, कुमारी को उस जगह से छुड़ाया जहाँ वो फंसी हुई थी, जिसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सुरेंद्र सिंह ने कहा, सुनते हैं तिलिस्म तोड़ने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। बाबा जी ने कहा, ठीक बात है, मगर इस तिलिस्म में कुमारी को कोई तकलीफ नहीं हुई और ना ही ताकत की जरूरत पड़ी, क्योंकि इस तिलिस्म का लगाव उस तिलिस्म से था जिसे कुमार ने तोड़ा है। वो तिलिस्म या उसके हिस्से अगर न टूटते तो ये तिलिस्म नहीं खुल सकता था। कुमार ने सिद्धनाथ की तरफ देखा। आपने ये तो कहा ही नहीं कि कुमारी के पास आप कैसे पहुंचे। हम लोग जब इस खोह में आए थे तो कुमारी को बेबस देखा था। बाबा जी ने कहा, सिर्फ सोचने से तिलिस्म का हाल मालूम नहीं होता। मैं सुन चुका था कि इस खोह में कुमारी चंद्रकांता फंसी हैं और आप छुड़ाने की फिक्र में हैं, मगर कुछ कर नहीं पा रहे। मैं यहाँ पहुंचकर कुमारी को छुड़ा सकता था, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था। मैं चाहता था कि यहाँ का सारा माल असबाब कुमारी के हाथ लगे। कुमार ने कहा, आप योगी हैं, योग बल से इस जगह पहुंच सकते थे, मगर मैं क्या कर सकता था। बाबा जी ने कहा, आप लोग इस बात को बिल्कुल मत सोचिए कि मैं योगी हूँ। जो काम आदमी या अय्यार के किए से नहीं हो सकता था, उसे मैं भी नहीं कर सकता था। पहले इस खोह का दरवाजा खोलकर मैं अंदर पहुंचा और पहाड़ी के ऊपर एक दर्रे में बेचारी चंद्रकांता को बेबस देखा। मैं अपने गुरु से सुन चुका था कि इस खोह में कई छोटे छोटे बाग हैं, जिनका रास्ता उस चश्मे में से है जो खोह में बह रहा है। खोह के अंदर आने पर आप लोगों ने उसे जरूर देखा होगा, क्योंकि खोह में उस चश्मे की खूबसूरती देखने के लायक है। मैं चश्मे में उतर गया और इधर उधर घूमने लगा। अचानक पूरब की तरफ से जल के अंदर एक छोटा सा दरवाजा मालूम हुआ। गोता लगाकर उसके अंदर घुसा। 8-10 हाथ तक बराबर जल मिला, लेकिन इसके बाद जल धीरे धीरे कम होने लगा, यहाँ तक कि कमर तक जल आ गया। तब मालूम पड़ा कि ये कोई सुरंग है जिसमें मैं चढ़ाई की तरफ जा रहा हूँ। आधा घंटा चलने के बाद मैंने अपने को इस बाग में जिसमें आप बैठे हैं पश्चिम और उत्तर के कोण में पाया और घूमता फिरता इस कमरे में पहुंच गया। ये देखिए, दीवार में जो अलमारी है, असल में वो अलमारी नहीं है, दरवाजा है। लात मारने से खुल जाता है। मैंने लात मार कर दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। भीतर बिल्कुल अंधकार था। लगभग 200 कदम जाने के बाद दीवार मिली। इसी तरह यहाँ भी लात मारकर दरवाजा खोला
और ठीक उस जगह पर पहुंचा जहां चंद्रकांता और चपला बेबस पड़ी रो रही थी। मेरे बगल से ही एक दूसरा रास्ता उस चुनारगढ़ वाले तिलिस्म को गया है जिसके एक टुकड़े को कुमार ने तोड़ा है। मुझे देखते ही दोनों घबरा गई। मैंने कहा, तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। इतना कहकर जिस राह से मैं गया था उसी राह से कुमारी चंद्रकांता और चपला को लेकर इस बाग में लौट आया। इतना हाल और इतनी कैफियत, इतना रास्ता तो मैं जानता ही था। इससे ज्यादा इस खोह के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। कुमारी और चपला को खोह के बाहर कर देना या घर पहुंचा देना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, मगर मुझे ये मंजूर नहीं था। मैं चाहता था कि ये छोटा सा तिलिस्म कुमारी के हाथ से टूटे और यहाँ का माल असबाब इनके हाथ लग जाए। मैं क्या सभी इस बात को जानते थे कि कुमारी चंद्रकांता को इस कैद से छुड़ाने के लिए कुमार चुनारगढ़ वाला तिलिस्म तोड़ रहे थे। माल और खजाने की लालच इनको नहीं थी। अगर मैं कुमारी को यहाँ से निकाल कर आपके पास पहुँचा देता तो कुमार उस तिलिस्म को तोड़ना बंद कर देते और वहाँ का खजाना यूं ही रह जाता। मैं आप लोगों की बढ़ोतरी चाहने वाला हूँ। मुझे ये मंजूर नहीं था कि इतना माल असबाब बर्बाद जाए या कुमार या कुमारी चंद्रकांता को ना मिले। मैंने अपने जी का हाल कुमारी और चपला से कहा और ये भी कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें इसी बाग में छोड़कर चला जाऊंगा। आखिर लाचार होकर कुमारी ने मेरी बात को मंजूर किया और कसम खाई कि मेरे कहने के खिलाफ कोई काम वो नहीं करेगी। मुझे ये तो मालूम ही न था कि यहाँ का माल असबाब क्यों कर हाथ लगेगा और खजाने की चाबी कहाँ है, मगर ये यकीन था कि जरूर इस तिलिस्म की मालकिन कुमारी होंगी। इस फिक्र में 2 रोज परेशान था। इन बगीचों की हालत बिल्कुल खराब थी, मगर 2-4 फलों के पेड़ ऐसे थे कि हम तीनों को तकलीफ नहीं हुई। तीसरे दिन पूर्णिमा थी। मैं उस बावड़ी के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था। इतने में दौड़ती हुई चपला मेरे पास आई और बोली, जल्दी चलिए, इस बाग में एक ताजुब की बात दिखाई पड़ी है। मैं सुनते ही खड़ा हो गया और चपला के साथ वहां गया जहां कुमारी चंद्रकांता पूरब की दीवार तले खड़ी गौर से कुछ देख रही थी। मुझे देखते ही कुमारी ने कहा, बाबा जी, इस दीवार की जड़ में एक सुराख है जिसमें सफेद रंग की बड़ी बड़ी चींटियां निकल रही हैं। क्या मामला है? मैंने अपने उस्ताद से सुना था कि सफेद चींटियों पर जहां नजर पड़े समझना जरूर कोई खजाना या खजाने की चाबी है। यही ख्याल करके मैंने अपनी कमर से खंजर निकालकर कुमारी को दिया और कहा कि तुम इस जमीन को खोदो। कुमारी ने मेरे कहे मुताबिक जमीन खोदी। हाथ ही भर के बाद कांच की छोटी सी हांडी निकली जिसका मुंह बंद था। कुमारी के हाथों से मैंने वो हांडी तोड़वाई। उसके भीतर एक तेल भरा हुआ था जो हांडी टूटते बह गया। उसमें से चाबियों का एक गुच्छा निकला। दूसरे दिन कुमारी चंद्रकांता के हाथ में चाबी का गुच्छा देकर मैंने कहा, चारों तरफ घूम घूम कर देखो, जहां ताले पर नजर पड़े इन चाबियों में से किसी चाबी को लगाकर खोलो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उस गुच्छे में 30 चाबियां थीं। कई दिनों की खोज के बाद हम लोगों ने 30 ताले खोले। 3 दरवाजे तो ऐसे थे जिनसे हम लोग ऊपर इस तिलिस्म के बाहर आए। 4 बाग और 23 कोठरियां असबाब और खजाने की निकली जिसमें हर एक किस्म का सामान और बहुत ज्यादा मात्रा में खजाना मौजूद था। जब ऊपर ही ऊपर तिलिस्म से बाहर जाने का रास्ता मिला तो मैं अपने घर गया। कई दासियां और जरूरी चीजें कुमारी के लिए लेकर यहाँ आ गया। कई दिनों तक यहाँ के सब ताले खोले गए। तब तक यहाँ रहते रहते कुमारी की तबीयत घबरा गई थी। उसने कई दफा मुझसे कहा वो तिलिस्म के बाहर घूमना फिरना चाहती है। बहुत जिद पर मैंने इस बात को मंजूर किया। अपनी कारीगरी से इन लोगों की सूरत बदली और 2-3 घोड़े भी ला दिए जिस पर सवार होकर ये कभी कभी तिलिस्म से बाहर घूमने जाती थी। इस बात की ताकीद कर दी कि अपने को छिपाए रहें जिससे कोई पहचानने न पाए। इन्होंने भी मेरी बात पूरे तौर पर मानी, जहाँ तक हो सका अपने को छिपाया। इस बीच धीरे धीरे इन बागों को भी ठीक कर दिया गया। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने उस तिलिस्म का खजाना हासिल किया और यहाँ का माल असबाब जो कुछ छिपा था कुमारी को मिल गया। जय सिंह की तरफ देखकर बाबा जी ने कहा, आज तक ये कुमारी चंद्रकांता मेरी बेटी थी या इस खजाने की मालिक थी। अब आपकी अमानत है, आपके हवाले करता हूँ। महाराज शिवदत्त की रानी पर रहम खाकर कुमारी ने दोनों को छोड़ दिया था और इस बात की कसम दिलाई थी कि कुमार से किसी तरह की दुश्मनी नहीं करेंगे, मगर दुष्ट ने नहीं माना। पुराने साथियों से मुलाकात होने पर बदमाशी की कमर बांधी और कुमार के पीछे लश्कर में तबाही मचाने लगा।
आखिर लाचार होकर मैंने उसे गिरफ्तार किया और इसी खो में उसी ठिकाने पर लाकर रखा जहां कुमार ने उसे कैद करके डाला था। अब और जो हो वो पूछिए, मैं आप लोगों की शंका मिटा दूंगा। सुरेंद्र सिंह ने पूछा। पूछने को तो बहुत सी बातें हैं, मगर इस वक्त खुशी इतनी है कि तमाम बातें भूल गया हूँ, क्या पूछूं? खैर, फिर किसी वक्त पूछूंगा। पर कुमारी की मदद आपने क्यों की? जयसिंह ने कहा, मेरा भी यही सवाल है, क्योंकि आपका हाल जब तक नहीं मालूम होता तबीयत की घबराहट नहीं मिटती है। इस पर आप कई दफ़ा कह चुके हैं कि आप योगी या महात्मा नहीं हैं, हम लोग घबरा रहे हैं। अगर आप वो नहीं हैं जो सूरत से मालूम होते हैं तो फिर आप कौन हैं? बाबा जी ने कहा, ये भी मालूम हो जाएगा। जयसिंह ने कुमारी चंद्रकांता को देखकर कहा, बेटी, क्या तुम भी नहीं जानती ये योगी कौन है? चंद्रकांता ने कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ, मगर कैसे कहूँ, इन्होंने मुझे कसम दी है, मैं कुछ नहीं बता सकती। बाबा जी ने कहा, आप जल्दी क्यों करते हैं? थोड़ी देर में मेरा भी हाल मालूम हो जाएगा, पहले चलकर उन चीज़ों को तो देखिए जो चंद्रकांता को इस तिलिस्म से मिली हैं। जयसिंह ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। बाबा जी उसी वक्त उठकर खड़े हो गए, सभी को साथ लेकर दूसरे बाग की तरफ चल दिए। बाबा जी यहाँ से उठकर महाराज जयसिंह वगैरह के साथ दूसरे बाग में पहुँचे। घुमा फिरा कर तमाम बाग, इमारत, खजाना और सभी असबाब दिखाने लगे जो तिलिस्म से कुमारी को मिला था। महाराज जयसिंह ने कहा, धन्य हैं वो लोग जिन्होंने इतनी दौलत इकट्ठा की थी। मैं तो अपना सारा राज्य बेच कर भी इस तरह का दहेज कभी इकट्ठा नहीं कर सकता था। सबसे ज़्यादा खजाना उस बाग और दीवान खाने के तहखाने में था जहां कुंवर वीरेंद्र सिंह ने कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर का दरबार देखा था। महाराज जयसिंह ने सिद्ध बाबा से कहा, आपने जो कुछ कुमारी की मदद की है, उसकी जान बचाई है, उसका एहसान तमाम उम्र हम लोगों के सिर रहेगा। आज जिस तरह हो आप अपना हाल कहकर हम लोग का आश्चर्य दूर कीजिए, अब सब्र नहीं होता। महाराज जयसिंह की बात सुनकर सिद्ध बाबा मुस्कुराकर बोले, मैं अपना हाल आप लोगों पर जाहिर करता हूँ, ज़रा सब्र कीजिए, कहकर ज़ोर से सीटी बजाई। उसी वक्त 3-4 दासियाँ दौड़ती हुई आकर उनके पास खड़ी हो गईं। सिद्धनाथ ने हुक्म दिया, हमारे नहाने के लिए जल और पहनने के लिए असली कपड़ों का संदूक इस कोठरी में लाकर रखो। आज से मैं मृगछाला और इस लंबी दाढ़ी को त्याग दूंगा। थोड़ी ही देर में सिद्ध बाबा के हुक्म की तामील हुई। इसके बाद सिद्ध बाबा उठकर उस कोठरी में चले गए जिसमें उनके नहाने का जल और पहनने के कपड़े रखे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद नहा धोकर सिद्ध बाबा उस कोठरी से बाहर निकले तो वो बाबा नहीं थे, अब वो तेज सिंह के पिता जीत सिंह हो चुके थे। अब हालचाल पूछने या मालूम करने की फुर्सत नहीं थी। महाराज सुरेंद्र सिंह ने जीत सिंह को पहचानते ही कहा, तुम मेरे भाई से भी 1000 दर्जे बढ़ के हो, और गले से लगा लिया। जब महाराज शिवदत्त और कुमार की लड़ाई हुई तब तुमने सिर्फ 500 सवार लेकर कुमार की मदद की थी। आज तुमने पुश्तों पुश्त के लिए नौगढ़ और विजयगढ़ राज्यों पर अपने एहसान का बोझ रखा है। वो देर तक गले लगाए रहे। इसके बाद महाराज जय सिंह ने उन्हें बराबरी का दर्जा देकर गले से लगाया। अब मालूम हुआ कि कुमारी चंद्रकांता की जान बचाने वाले नौगढ़ और विजयगढ़ दोनों की इज्जत रखने वाले, दोनों राज्यों की बढ़ोतरी करने वाले, आज तक अच्छे अच्छे अय्यारों को धोखे में डालने वाले, कुंवर वीरेंद्र सिंह को धोखे में डालकर विचित्र तमाशा दिखाने वाले, पहाड़ी से कूदते हुए कुमार को रोककर जान बचाने वाले और चुनारगढ़ राज्य में फतह का डंका बजाने वाले सिद्धनाथ योगी बने हुए महात्मा कोई और नहीं बल्कि जीत सिंह थे। इस वक्त खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, सब अपने आप में मगन थे। ये सब सुनने के बाद महाराज जय सिंह में इतनी हिम्मत न थी कि वो चंद्रकांता को अपने साथ घर ले जाते। जय सिंह ने उसी वक्त कुमारी का हाथ पकड़कर महाराज सुरेंद्र सिंह के सामने खड़ा कर दिया और डबडबाई आंखों से कहा, आप आज्ञा दीजिए इस लड़की को अपने घर ले जाऊं और सारे समाज के सामने कुंवर वीरेंद्र सिंह की पत्नी बनाऊं। राजा सुरेंद्र सिंह ने कुमारी को अपने पैरों के पास से उठाया और बड़ी मोहब्बत के साथ महाराज जय सिंह को गले लगाया। जितनी जल्दी हो सके आप कुमारी को विजयगढ़ ले जाएं, क्योंकि इनकी माँ दुख के मारे सूख कर कांटा हो रही होंगी। इसके बाद महाराज सुरेंद्र सिंह ने कहा, आप क्या करना चाहिए? जीत सिंह ने कहा, आप सबको चलना चाहिए। मेरी समझ से यहाँ के माल असबाब और खजाने को ले चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
एक तो ये माल असबाब सिवाय कुमारी चंद्रकांता के किसी और के मतलब का नहीं है। इसकी चाबियां पहले से ही इनके कब्जे में हैं। यहाँ से उठा कर ले जाने और दूसरों को ये सामान दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे यहाँ की आबो हवा कुमारी को बहुत पसंद है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कुमारी चंद्रकांता यहाँ आकर कुछ दिन रहना चाहेंगी, इसलिए हम लोग यहाँ से खाली हाथ सिर्फ कुमारी चंद्रकांता को लेकर चलते हैं। जीत सिंह की बात सबको ठीक लगी। वहाँ से बाहर होकर नौगढ़ और विजयगढ़ जाने के लिए सब तैयार हुए। जीत सिंह जिन दासियों को कुमारी की खिदमत के लिए लाए थे उन्हें बुलाकर कहा, तुम लोग पहले अपने चेहरे ठीक करो, असली सूरत में उस पालकी को लेकर जल्दी यहाँ आओ जो कुमारी के लिए मैंने पहले मंगा रखी है। जीत सिंह का हुक्म पाकर वे दासियाँ जो गिनती में 20 होंगी दूसरे बाग में चली गईं। थोड़ी ही देर में वो अपनी असली सूरत में एक निहायत सुंदर सोने की जड़ाऊ पालकी अपने कांधों पर लिए हाजिर हुईं। कुंवर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह ने अब इन दासियों को पहचाना। तेज सिंह ने ताजुब में कहा, वाह वाह, मैंने आज तक अपने घर की दासियों को ही नहीं पहचाना और मेरी माँ ने भी मुझसे ये बात नहीं बताई। जिस रास्ते से कुंवर वीरेंद्र सिंह आया जाया करते थे और महाराज जय सिंह आए थे, वो राह इस लायक नहीं थी कि कोई हाथी घोड़ा या पालकी पर सवार होकर जा सके। ऊपर वाली दूसरी राह में खोह के दरवाजे तक जाने में कुछ चक्कर पड़ता था। इसलिए जीत सिंह ने कुमारी के वास्ते पालकी मंगाई, मगर दोनों महाराज और कुंवर वीरेंद्र सिंह किस पर सवार होंगे अब वो सोचने लगे। वहाँ खोह में 2 घोड़े भी थे जो कुमारी की सवारी के वास्ते लाए गए थे। जीत सिंह ने उन्हें महाराज जय सिंह और राजा सुरेंद्र सिंह की सवारी के लिए तय किया और कुमार के लिए एक हवादार मंगवाया, लेकिन कुमार ने उस पर सवार होने से इनकार कर दिया और पैदल चलना स्वीकार किया। उस बाग के दक्षिण में एक बड़ा फाटक था जिसके दोनों बगल लोहे की 2 खूबसूरत पुतलियां थीं। बाईं तरफ वाली पुतली के पास जीत सिंह पहुंचे और उसकी दाहिनी आंख में उंगली डाली। साथ ही उसका पेट 2 पल्ले की तरह खुल गया। बीच में चांदी का एक मुट्ठा नजर आया जिसे जीत सिंह ने घुमाना शुरू किया। जैसे जैसे मुट्ठा घुमाते थे वैसे वैसे फाटक जमीन में घुसता जाता, यहाँ तक कि तमाम फाटक जमीन के अंदर चला गया। बाहर खुशनुमा हरा भरा मैदान नजर आया। फाटक खुलने के बाद जीत सिंह इन लोगों के पास आकर बोले, हम लोग इसी रास्ते से बाहर चलेंगे। अभी आधी घड़ी से ज़्यादा दिन नहीं बीता था जब महाराज जय सिंह और सुरेंद्र सिंह घोड़े पर सवार होकर कुमारी चंद्रकांता की पालकी आगे कर फाटक के बाहर हो गए। दोनों महाराजाओं के बीच में दोनों हाथों से दोनों घोड़ों की रकाब पकड़े हुए जीत सिंह बातें करते हुए, इनके पीछे कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों को साथ लिए कन्हैया बने खोह के फाटक की तरफ रवाना हुए। पहर भर चलने के बाद ये लोग उस लश्कर में पहुंचे जो खोह के दरवाजे पर था। रात भर उसी जगह रहकर सब ने सुबह कूच किया। यहाँ से खूबसूरत और कीमती कपड़े पहनकर कहारों ने कुमारी की पालकी उठाई और महाराज जय सिंह के साथ विजयगढ़ रवाना हो गए। वो दासियाँ जो आज तक कुमारी के साथ थीं और यहाँ तक उनकी पालकी उठा कर लाई थीं, महाराज सुरेंद्र सिंह के हुक्म से कुमारी के साथ ही विजयगढ़ चली गईं। राजा सुरेंद्र सिंह कुमार को साथ लिए हुए नौगढ़ पहुँचे। कुंवर वीरेंद्र सिंह पहले महल में अपनी माँ से मिले, कुलदेवी की पूजा करके बाहर आए। अब तो बड़ी खुशी से दिन गुजरने लगे। 8वें दिन महाराज जय सिंह का भेजा हुआ तिलक पहुंचा और बड़ी धूमधाम से वीरेंद्र सिंह को चढ़ाया गया। विजयगढ़ में बारात पहुंचने से पहले ही समा बंधा हुआ था, मगर जिस वक्त बारात पहुंची अजब झमेला मच गया। बारात के आगे आगे महाराज शिवदत्त बड़ी तैयारी से घोड़े पर सवार, सरपींच बांधे, कमर में दोहरी तलवार लगाए, हाथ में झंडा लिए जन्मासे के दरवाजे पर पहुंच गए। इसके बाद धीरे धीरे कुल जुलूस पहुंचा। दूल्हा बने हुए कुमार घोड़े से उतरकर जन्मासे के अंदर गए। कुंवर वीरेंद्र सिंह का घोड़े से उतरकर जन्मासे के अंदर जाना था कि बाहर हो हल्ला हो गया। सब कोई देखने लगे कि 2 महाराज शिवदत्त आपस में लड़ रहे थे। दोनों की तलवारें तेजी से चल रही थीं। दोनों के ही मुंह से यही आवाज़ निकल रही थी, हमारी मदद को कोई ना आए, सब दूर से तमाशा देखें। एक शिवदत्त तो वही थे जो अभी अभी सरपींच बांधे, हाथ में झंडा लिए घोड़े पर सवार आए थे। दूसरे महाराज शिवदत्त मामूली पोशाक पहने थे मगर बहादुरी से लड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में शिवदत्त जो झंडा उठाए घोड़े पर सवार आए थे, इतना मौका मिला कि कमर में से कमंद निकाल कर अपने मुकाबले वाले दुश्मन महाराज शिवदत्त को बांध लिया और घसीटते हुए जन्मासे के अंदर चले गए। पीछे पीछे बहुत से आदमियों की भीड़ भी इन दोनों को ताजुब भरे निगाहों से देखती हुई अंदर पहुंची। सजे धजे महाराज शिवदत्त ने दूसरे साधारण पोशाक वाले महाराज शिवदत्त को एक खंबे से बांध दिया और कुंवर वीरेंद्र सिंह के पास जा पहुंचे।
उसी जगह सोने का जड़ाऊ बर्तन गुलाब जल से भरा हुआ रखा था। उसे रूमाल से तर करके महाराज शिवदत्त ने अपना मुंह पोंछा। पोशाक वही, सरपेंच वही, मगर सूरत तेज सिंह की थी। अब तो हंसी के मारे सबके पेट में बल पड़ गया। आप लोग समझ गए होंगे, तेज सिंह ने अपने वचन के मुताबिक महाराज शिवदत्त की सूरत बनाई। ये वही सरपेंच था जो देवी सिंह महाराज शिवदत्त का लेकर आए थे। उस वक्त तेज सिंह ने वचन दिया था कि कुमार की बारात के समय वो महाराज शिवदत्त का सरपेंच लगाकर आगे आगे झंडा लेकर चलेंगे। इधर असली महाराज शिवदत्त, जो महाराज सुरेंद्र सिंह से जान बचाकर तपस्या का बहाना करके जंगल चले गए थे, कुंवर वीरेंद्र सिंह की बारात देखने आए थे। फकीरी का तो बहाना था, पर तबीयत की बदमाशी गई नहीं थी। महाराज शिवदत्त बारात की कैफियत देखने आए थे, मगर आगे आगे हाथ में झंडा लिए अपनी सूरत देखकर समझ गए किसी अय्यार की बदमाशी है। क्षत्रिय खून था, जोश में आ गया। गुस्से को संभाल न सके, तलवार निकालकर लड़ने लगे। आखिर नतीजा ये हुआ कि महफिल में उन्हें मशालची बनना पड़ा और कुंवर वीरेंद्र सिंह की शादी कुमारी चंद्रकांता के साथ हो गई। आज से चंद्रकांता उपन्यास का वाचन समाप्त होता है।